हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? Which of the following is not required in preparing bibliography? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय दिए गए विकल्प में से एक ऐसा कौन सा विकल्प है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफी प्रिपरेशन में नहीं होती है। सो याद रखिएगा, बिब्लियोग्राफी होती क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी संदर्भ ग्रंथ सूची होती क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। सो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जिसे हम लिस्ट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या होता है, जैसे अगर आपने आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के, अगर आपने आपके शोध में किसी और लेखक का काम यूज करा है, आपने उनके काम को उपयोग करा है, उनके कंटेंट का आपने उपयोग करा है, तो उनका नाम आपको प्रॉपर वहां पर मेंशन करना होता है, उनका नाम आपको साइट करना होता है। सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस। और एक से ज्यादा रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप आपके रिसर्च में किसी और ऑथर का आपने काम यूज करा है, अगर आपने आपके शोध में किसी और लेखक के कार्य को यूज करा है, उनके काम का आपने उपयोग करा है, तो आपको उनका प्रॉपर नेम लिखना होता है।
सो आपको किस तरीके से लिखना है ये यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कुछ एक ऑथर का वर्क यूज करा है, एक लेखक है उनका काम यूज करा है। सो आप उनको किस तरीके से साइट करोगे, उनको किस तरीके से आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करोगे। सो यहाँ पर जैसे एक साइंटिस्ट और एक ऑथर का नाम है अलेक्जेंडर कैरोल। सो इस ऑथर का आपने मान लीजिए आपकी शोध में इनका कार्य यूज करा है, इस लेखक का आपने आपके शोध में इनके काम को उपयोग करा है। सो आप इस तरीके से उनका पहले नाम लिखोगे, कौन से सन में इन्होंने ये कहा था, तो 2001 में जैसा कहा था इन्होंने। सो यहाँ पर आपने क्या करा, ऑथर का नाम लिखा। सो ऑथर का नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपके लेखक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बिब्लियोग्राफी को प्रिपेयर कर रहे हो। सो यहाँ पर आपका पहला सही है ऑप्शन, विकल्प ए जो आपको दिया गया है ये सही है। आप पहले लेखक का नाम लिखते हो। उसके बाद जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर नेम ऑफ पब्लिकेशन, नेम ऑफ पब्लिकेशन भी है। जैसे इसको पब्लिश किया है जॉन वेली एंड सन्स ने, जॉन वेली एंड सन्स ने पब्लिश किया है और यहाँ पर ये पेज नंबर लिखा है 200 to 220। सो यहाँ पर जॉन वेली एंड सन्स ने ये पब्लिश किया है, तो नेम ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन का नाम भी लिखा होता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मतलब ये कहाँ पर पब्लिश किया गया है और प्रकाशन का स्थान कहाँ पर है, स्थान भी आपको मेंशन करना होता है, स्थान प्रकाशन का स्थान। जैसे यहाँ ये जो ऑथर का आपने लिया है ये कहाँ इस ऑथर ने पब्लिश किया था, कौन सी प्लेस पर, तो यहाँ पर ये प्लेस भी दिया गया हमें, न्यूयॉर्क सिटी में ये पब्लिश किया गया था इनका वर्क। तो याद रखिएगा जब भी आप बिब्लियोग्राफी को प्रिपेयर करते हो तो आपको ऑथर का नाम मतलब आपके लेखक का नाम आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आपका नेम ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन का नाम भी आपको मेंशन करना होता है। मतलब ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही है, बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर करने के टाइम पे ये भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे इस बिब्लियोग्राफी में आपको दिया गया है जॉन वेली एंड सन्स नेम ऑफ पब्लिकेशन एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन का स्थान, ये किस जगह पर पब्लिश किया गया था, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी आपको बिब्लियोग्राफी प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड होता है, इसकी जरूरत होती है, इसकी आवश्यकता होती है। सो याद रखिएगा अगर आप बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड नहीं होती दिए गए विकल्प में से, दिए गए ऑप्शन में से, जो कि है प्रिंटिंग प्रेस। अगर आपने जहां से भी आपका वर्क को आपने प्रिंट करवाया, जैसे आपने जो भी रिसर्च वर्क को प्रिंट करवाया है, तो प्रिंटिंग प्रेस का आप नाम नहीं मेंशन करोगे जिसने प्रिंट करा है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है ये इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी के प्रिपरेशन मतलब आपके संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते समय प्रिंटिंग प्रेस का नाम इसका आवश्यकता नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रयोग और अवलोकन पर आधारित अनुसंधान कहलाता है। रिसर्च बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है आप कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो आपके प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होती है, कौन सी ऐसी अनुसंधान होती है जो आपके एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है। मतलब ऐसी रिसर्च जिसमें आप किसी की कही सुनी बातों का विश्वास नहीं करते हो, आप जो ऑब्जर्व करते हो, आप जैसे एक्सपेरिमेंट करते हो जो रियलिटी में है, जो हकीकत में है, जो रियलिटी में आप उसी को बताते हो और आप आपके अनुभव के बेसिस पर आप वो रिसर्च परफॉर्म करते हो, आप आपके अनुभव पर आधारित उस अनुसंधान को परफॉर्म करते हो। तो उस अनुसंधान को हम कहते हैं अनुभविक और प्रयोग सिद्धित अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। विकल्प डी जो कि है आपका एम्पायरिकल रिसर्च, अनुभविक अनुसंधान, इसमें आप क्या करते हो, आपके अनुभव, जैसा नेम में ही आपको नाम ही गिवन है, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। अनुभव जिसमें आप आपके अनुभव, आपके प्रयोग, आपके अवलोकन पर आधारित ये रिसर्च होती है जिसमें आप आपकी कोई भी लोगों के कही सुनी बातों का विश्वास नहीं करते हो, जो सिर्फ रियलिटी पर बेस्ड होता है, जो रियलिटी में होता है, जो रियलिटी पर बेस्ड होता है। ऐसे रिसर्च को हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च और अनुभविक अनुसंधान। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो गलत ऑप्शन है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए क्लिनिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं नैदानिक अनुसंधान। नैदानिक अनुसंधान ये क्या होती है, जिसमें आप लोगों के
स्वास्थ्य और बीमारी की अध्ययन करते हो, मतलब आप लोगों के इलनेस और हेल्थ के बारे में स्टडी करते हो, उससे हम कहते हैं क्लिनिकल रिसर्च। सो क्लिनिकल रिसर्च इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। आप क्लिनिकल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, आपके एक्सपीरियंस, इसको आगे रखकर रिसर्च परफॉर्म नहीं करते हो। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है आपका, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान क्या होता है? जिसमें आप किसी दो चरों के बीच में उनका संबंध बताते हो, मतलब दो चरों के बीच का कारण और प्रभाव बताते हो, उनके बीच में कैसा संबंध है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स, जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमको किसी वेरिएबल से, किसी चरों के बीच में कोई संबंध से रिलेटेड हमें प्रश्न गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है, ये भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी प्रयोगशाला अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च क्या होता है? जो सिर्फ आप लैब्स में परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। मतलब ऐसे अनुसंधान जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रयोगशाला में परफॉर्म करते हो, प्रयोगशाला में ही आप उस अनुसंधान का उपयोग करते हो, तो उसे हम कहते हैं प्रयोगशाला अनुसंधान, जिसे हम कहते हैं लेबोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर अभी आपका जो विकल्प सी है, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो कि है एम्पायरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं अनुभवी अनुसंधान। अगला प्रश्न, दो चरों के बीच संबंध की व्याख्या करने वाली परिकल्पना क्या है? हाइपोथेसिस व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि जब दो चरों के बीच में संबंध, एक ऐसी हाइपोथेसिस, एक ऐसी परिकल्पना जो दो चरों के बीच में संबंध बता रही है, तो उस परिकल्पना को हम क्या कहेंगे? मतलब एक ऐसी हाइपोथेसिस जो दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बता रही है, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही है, तो उस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी दो ऐसी परिकल्पना, ऐसी हाइपोथेसिस जब वो दो चरों के बीच में संबंध को बताती है, संबंध को एक्सप्लेन करती है, तो उस परिकल्पना को हम कहते हैं संबंधपरक परिकल्पना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब जैसे आपको जो क्वेश्चन गिवन है, आपको जो प्रश्न गिवन है, इसी प्रश्न में आपको हिंट भी उन्होंने बताई रखी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इस प्रश्न में दो चरों के बीच संबंध, दो चरों के बीच रिलेशनशिप है, संबंध है, तो ये कौन सी परिकल्पना का परिकल्पना की डेफिनेशन होगी? संबंधपरक परिकल्पना। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है, ये सही हो जाएगा। विकल्प बी आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जिससे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस और संबंधपरक परिकल्पना। अब संबंधपरक परिकल्पना और रिलेशनल हाइपोथेसिस ये क्या होती है? जो संबंधपरक परिकल्पना और रिलेशनल हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है, एक ऐसी परिकल्पना होती है जो दो चरों के बीच जो संबंध है उसको बताती है, उसको एक्सप्लेन करती है। ओके, अब दो चर कुछ भी हो सकते हैं, जो कोई भी दो चरों के बीच में का रिलेशनशिप बताती है, उनका संबंध बताती है, एक दूसरे से कैसे उनके रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे से वो जुड़े हैं, उस तरीके से आपका संबंधपरक मतलब रिलेशनल हाइपोथेसिस और संबंधपरक परिकल्पना आपको बताती है। सो आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, ये आपकी संबंधपरक मतलब रिलेशनल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन से जो गलत उत्तर है, जो गलत विकल्प है आपके, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे विकल्प आपको गिवन है कॉजल मतलब कारण। अब कॉजल परिकल्पना क्या होती है? जो आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए, मतलब जो आपको कारण एंड प्रभाव संबंध बताए, उसे हम कहते हैं कॉजल हाइपोथेसिस मतलब कारण परिकल्पना। लेकिन हमें इस प्रश्न में ये बताया गया है कि दो चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध है, संबंध को जो एक्सप्लेन करे उसे हम कहते हैं संबंध परिकल्पना। अगर हमें अब इस प्रश्न में ऐसा गिवन होता है, ऐसा दिया गया होता है कि दो चरों के बीच में कैसा संबंध है कि वे एक दूसरे से कॉजल रिलेशनशिप को बता रहे हैं, मतलब कारण और प्रभाव को बता रहे, तब उस केस में आपका जो उत्तर होता वो कारण परिकल्पना होता। लेकिन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर संबंधपरक होगा, ना कि कॉजल और ना कि कारण। ओके, अब ऑप्शन सी आपको गिवन है डिस्क्रिप्टिव।
डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस जो आपके वेरिएबल्स को सिर्फ एक्सप्लेन करे, वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रहती है, उसको आप एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहे हो, वेरिएबल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस मतलब वर्णनात्मक परिकल्पना का भी डेफिनेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका रिलेशनल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं संबंधपरक परिकल्पना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता का नमूना नहीं है? Which among the following is not a type of probability sampling? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं उसका टाइप हमें गिवन नहीं है। तो याद रखिएगा, आपकी जो सैम्पलिंग होती है मतलब आपकी जो प्रतिचयन होते हैं इसके दो टाइप होती है आपकी। एक होती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता प्रतिचयन में क्या होता है कि रिसर्चर अपने जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे नहीं रखकर मतलब अपनी सुविधा और अंदाजे का अनुमान लगाए बिना ही पॉपुलेशन में से अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि उनका सैंपल बन जाते हैं। मतलब उनकी जो जनसंख्या होती है उसमें से डायरेक्टली मतलब रैंडमली अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है जिससे हम गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है मतलब जो शोध करता है वो अपनी जनसंख्या में से अपने जो नमूने हैं उनको किस तरीके से चुनते हैं, वो अपने शोधकर्ता अपने सुविधा अपने अंदाजे का अनुमान लगाकर जनसंख्या में से अपने नमूने को चुन लेते हैं। उसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि हम हर एक विकल्प देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप गिवन है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब कौन सा संभाव्यता प्रतिचयन है और कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिचयन है। सो ऑप्शन ए विच इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जिसे हम व्यवस्थित प्रतिचयन कहते हैं। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, देन उसके बाद आपको ऑप्शन बी गिवन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं इस स्तृतिक प्रतिचयन, देन क्लस्टर सैम्पलिंग जिसे हिंदी में भी हम कहते हैं क्लस्टर प्रतिचयन। सो ये जो तीनों भी ऑप्शन है, तीनों भी जो विकल्प है, विकल्प ए बी सी, ये तीनों भी आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होते हैं मतलब संभाव्यता नमूनाकरण के टाइप होते हैं। तो ये तीनों भी आपके संभाव्यता नमूनाकरण मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप होते हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि कौन से विकल्प में हमें संभाव्यता नमूनाकरण का टाइप गिवन नहीं है। तो हमें ऑप्शन ए बी एंड सी में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब संभाव्यता नमूनाकरण का संभाव्यता प्रतिचयन का हमें टाइप गिवन है। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा और आपका करेक्ट विकल्प और सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन डी विच इज कोटा सैम्पलिंग जिसे हम कहते हैं कोटा प्रतिचयन। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक टाइप होता है मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होता है जिसमें आप क्या करते हो और शोधकर्ता मतलब रिसर्चर क्या करते हैं, पॉपुलेशन होती है उनकी, पॉपुलेशन में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उनका रिसर्च का एम है, जो उनके रिसर्च स्टडी का एम है, जो उनके शोध का एम है। तो यहाँ पर क्या किया, उनकी जो जनसंख्या है ये रिसर्चर की जनसंख्या है, ये शोधकर्ता की जनसंख्या है। जनसंख्या में से शोधकर्ता ने अपनी सुविधा के हिसाब से और अपने अंदाजे के हिसाब से क्या कर लिया, ऐसे ऐसे मेल को सिलेक्ट कर लिया, ऐसे ऐसे पुरुषों को सिलेक्ट कर लिया जो जिनकी जो एज है वो 40 के अबव है, जिनकी वर्ष कितनी है, 40 के ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, उन लोगों को अपनी सुविधा अपने अंदाजे के हिसाब से ले लिया कि उनको लगता है मुझे इन पुरुषों से मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उनका ये सैंपल बन गया, उनका ये नमूना बन गया और इन पर शोधकर्ता अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे, इन पर शोध परफॉर्म करेंगे। सो ये होती है आपका कोटा सैम्पलिंग।
कोटा सैंपलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप होती है, मतलब गैर संभाव्यता प्रतिचयन का एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट विकल्प हो जाएगा, आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा सैंपलिंग विच इज कोटा प्रतिचयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है, कौन सा ऐसा एक वेरिएबल है, कौन सा ऐसा एक चर है जो आपके क्वांटिटेटिव टर्म को और मात्रात्मक शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, व्यक्त नहीं कर रहा है। अब हम वन बाय वन ये सारे विकल्प देख लेते हैं। सो आपको पहले विकल्प देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टर्म क्या होता है, मतलब मात्रात्मक टर्म क्या होता है। क्वांटिटेटिव जैसा ये नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है, जो क्वांटिटी बताए, जो क्वांटिटी बताए। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स में सारा डेटा अवेलेबल होगा। आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास सारा डेटा प्रेजेंट होगा, ओके, जो कि नंबर को दर्शाता है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स को कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हम ये वन बाय वन हर एक विकल्प देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन ए आपको गिवन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके इनकम से लगाया जा सकता है। सो इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ओके, नंबर पर आधारित होती है। किसी की इनकम कुछ होगी 90,000, किसी की इनकम होगी 90,000, किसी की 70,000। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के रूप में डेटा मिल रहा है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म का एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है आपको ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है और दर्शा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मैरिटल स्टेटस, जिसे हम कहते हैं वैवाहिक स्थिति। किसी की वैवाहिक स्थिति कैसे बताया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है? मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में आप ये कह सकते हो कि मैरिटल स्टेटस, इंडिया के लोगों का मैरिटल स्टेटस 70% मैरिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेटा मिल रहा है आपको ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है, नंबर पर आधारित मिल रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। सो ये भी आपका क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। ये भी विकल्प, ये भी आपके मात्रात्मक टर्म को दर्शा रहा है। सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी हम देखते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। किसी की संख्यात्मक अभिरुचि मतलब किसी की संख्यात्मक अभिरुचि, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये हम पता लगाते हैं क्योंकि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो मैथ्स में कितना अच्छा है, वो मैथ्स किस तरीके से वो सॉल्व कर पा रहा है। जैसे न्यूमेरिकल संख्यात्मक नंबर्स, मतलब आपको जो वर्ड गिवन है उसी में आपको नंबर्स को दर्शा रहा है ये वर्ड। तो ये ऑब्वियसली आपका जो है क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, आपका विकल्प सी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं पेशेवर अभिरुचि। किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब वो पर्सन कैसा है, ओके, वो पर्सन कैसा है, आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं उसके। सो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्वालिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपके क्वांटिटेटिव टर्म को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि क्वालिटेटिव टर्म को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड, पेशेवर अभिरुचि। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।